साथियों, सीडीपी के सिलेबस में खासकर जो 15 नंबर का ये चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर है, तो उसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, जरा हम इन पर बात करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो सिलेबस में हर जगह से ही आते हैं, सभी जगह से क्वेश्चन आने तय हैं। जरा इन पर हम बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट देखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि इन दो चीज़ों के बीच में हमें अंतर देखना है। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। ये और ये, यहाँ फॉर और यहाँ ऑफ के लिए और यहाँ का आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे एक तो इसी के साथ ये किस लिए चाहिए हमें, अब आगे देखते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि स्कूल आधारित असेसमेंट कौन कौन से हैं, मूल्यांकन कौन कौन से हैं, जिसमें फॉर्मेटिव, इंट्रीम या समेटिव जैसे आकलन और मूल्यांकन शामिल हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये कुछ सालों पहले प्रोड्यूस किया गया आया और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है बड़े स्तर पर और लगातार हो रहा है, ना सिर्फ कक्षा में, कक्षा के बाहर भी, और इसमें मानसिक और शारीरिक हर तरह का आकलन सम्मिलित है। बच्चा खेल कूद में कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, किसी काम को लेकर वो कितना रेडी रहता है, तो ये लगातार चलता रहता है, काफ़ी व्यापक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम जो सीखने वाले बच्चे हैं वो कितने तैयार हैं, किस स्थिति में हैं, ये जांचने के लिए हम कुछ प्रश्न करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं। तो ये प्रश्नों पर आधारित है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग, उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्रश्न आवश्यक हैं। क्यों, क्या, कैसे। एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। अब यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को समझें थोड़ा सा। आलोचनात्मक सोच कक्षा में कैसी है। एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट्स, और उनकी उपलब्धि जांचने के लिए। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग को देख लेते हैं। भाई, क्रिटिकल थिंकिंग में प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना, एनालिसिस। बच्चा प्रश्न पूछता है और जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवीज़न करता है, बांटता है। विश्लेषण, इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ लें कि विश्लेषण, संश्लेषण जो हिंदी के शब्द हैं, इनकी छवि आपके दिमाग में बने। तो एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए पहले हमें किसी चीज़ को अलग अलग करना होता है ताकि हम हर एक चीज़ की जांच कर सकें और समझ सकें। जैसे ये एनालिसिस ही है, मैंने 2 पॉइंट्स लिए और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग हिस्सों को। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जो चीज़ें अलग अलग की हैं उनको जांचना, परखना। फिर व्याख्या करना, उसके आधार पर इंटरप्रेट करना, ये सब शामिल है और आप और हम रोज़ाना अपने जीवन में करते हैं। रोज़ सुबह उठकर हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, फिर अपने दिमाग में ही उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं और लास्ट में आत्मचिंतन करते हैं।
मान लीजिए आपको कोई टास्क मिला है और उस टास्क के दौरान थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, फिर रात को सोते समय आप ये आत्मचिंतन करते हैं, क्या मैंने उस सही कहा या गलत कहा, मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, आत्मचिंतन करते हैं। तो ये प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग का। तो इसे आप अच्छे से समझ लें, ये वर्ड आता ही है तो वो कौन से प्रश्न हैं जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, ये देखने हैं और प्रश्नों पर बात करनी है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ को देखते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, इन दोनों को समझेंगे। साथ में स्कूल में जो फॉर्मेटिव, समेटिव और इंट्रीम या एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको आप हल्का सा समझ लीजिए कि स्कूल में बच्चा एंटर होता है और जब एक पूरा साल एक कक्षा में रहता है तो उसका मूल्यांकन शुरू हो जाता है। तो यही है सतत, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। अब इसमें एकेडमिक भी आ जाती हैं चीज़ें और नॉन एकेडमिक चीज़ें भी आ जाती हैं, उसकी सारी गतिविधि शामिल हो जाएंगी इसमें। तो हम इसमें शुरू करेंगे मूल्यांकन और आकलन से, यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, और उसके बाद इन पर आएंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। साथियों, यहाँ से शुरू करते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि भाई हमारे देश में जो संसाधन हैं वो चाहे प्राकृतिक हों या फिर मानव निर्मित हों या मानव स्वयं। तो मानव स्वयं क्या है, एक संसाधन है। मानव यहाँ संसाधन है, यानी कि रिसोर्स है, और मानव को संसाधन बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, एजुकेशन एंड स्किल। साथ में जो ह्यूमन बीइंग है वो हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। हेल्थ मायने रखती है। ये तीन चीजें मिलकर इंसान को संसाधन बनाती हैं, उस देश के लिए संसाधन बनाती हैं, और ना सिर्फ देश के लिए बल्कि कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो एजुकेशन मस्ट है। तो एजुकेशन जरूरी है, तो वहाँ मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है और क्यों है। तो ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे देश का जो मानव है, अगर वो शिक्षित है, स्किल्ड है और हेल्दी है, तो वो एक संसाधन है, और उस संसाधन का जो राष्ट्र के विकास में एक अहम रोल है। तो एजुकेशन जो दी जाती है वो संस्थानों से दी जाती है, और संस्थानों को चलाया जाता है मैनेजमेंट से, प्रबंधन से। तो यहाँ मैं प्रबंधन की छोटी सी परिभाषा देना चाहूँगा कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये संसाधन, मानव संसाधन हमारे देश के, और शिक्षा एक व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने के लिए, बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य प्रबंधन कहलाता है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इंस्टीट्यूशन के पहले से ही पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों में हमने कितनी प्राप्ति की है, कितने सफल हुए हैं, और उसमें निरंतर हमें और बेहतर करने के प्रयास के लिए क्या परिवर्तन लाने हैं। तो बस इसीलिए हमें मूल्यांकन की जरूरत है। और इसका शाब्दिक अर्थ है किसी चीज को मूल्य देना, और इस प्रक्रिया में टेस्ट, असेसमेंट,
ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और मुख्य उद्देश्य इसका जो होता है वो है गुणात्मक सुधार, यानी कि जो टेस्ट और असेसमेंट हो रहा है इससे आगे है मूल्यांकन। यहाँ मैं छोटे शब्दों में स्पष्ट करूँगा क्योंकि आपको बस इसका मीनिंग समझना है, बाकी जो सीटेट का सिलेबस है हम उस पे आएंगे। तो इसीलिए यहाँ तक इतना काफ़ी है कि देखिए हम कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं और उसके लिए हमें मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है। अब किसी बच्चे के मान लीजिए कि 100 में से 58 मार्क्स आ गए, तो ये 58 मार्क्स क्या बता रहे हैं, हमने ये मेज़र किया है, माप किया है, और इस मेज़र माप के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना बेहतर है, बेहतर से कम है, बेहतर है या बहुत बेहतर है। तो जो मूल्यांकन है वो टेस्ट और असेसमेंट से आगे है। हम अब फिर सीधे अपने सीटेट के एग्ज़ाम पर चलते हैं। साथियों, यहाँ हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझने का प्रयास करते हैं। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर यूज़ किया जाता है, फिर भी इनकी उद्देश्य में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है या है। तो आकलन को देखें, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है और रिफ्लेक्टिव है, यानी कि चिंतनशील है। जब हम प्रोसेस ओरिएंटेड से मतलब ये है कि स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो टीचर प्रश्न पूछते हैं और उनसे पता चलता है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, कहाँ तक समझा है, या जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे या जो उद्देश्य लेकर आए थे वो कहाँ तक पूरा हुआ है। फीडबैक मिलता रहता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अगर हमारे उद्देश्य पूर्ण नहीं होते तो हम अपनी रणनीति में बदलाव भी लाते हैं। अब बदलाव ला रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल है, लचीला है, और साथ ही हम डाटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ और कमियों का हमें पता होता है, समस्याओं का पता होता है, और फिर हम उन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये नैदानिक है, ये है आकलन। वहीं दूसरी तरफ मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, उत्पाद उन्मुख है, कि बच्चे ने क्या अचीव किया है। ये अधिक निश्चित है, ये लचीला है, तो ये अधिक निश्चित है और निर्देशात्मक है कि हमें आगे क्या करना है। इसमें छात्रों के प्रदर्शन के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। जो छात्रों के जो परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है, तो उसका हम फिर उसको जज करते हैं कि हम कितने बेहतर स्थिति में हैं या नहीं हैं। तो ये है इनमें डिफरेंस, और दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आकलन की बात करेंगे, असेसमेंट की, और जो ये लगातार चलता रहता है, टीचर और स्टूडेंट, और फीडबैक भी इसमें शामिल होता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि बच्चे ने जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के उद्देश्य हैं वो कितने पूरे हुए हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और ये निरंतर चलता रहता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि असेसमेंट और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए, सीधी सी बात है कि हम इस दौरान जो हम आकलन और मूल्यांकन करते हैं तो टेस्ट और एग्ज़ाम लेते हैं, और इस टेस्ट और एग्ज़ाम लेने का मकसद क्या होता है कि बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना और सर्टिफाई करना, यानी कि प्रमाणित करना कि ये बच्चा ये कक्षा पास कर गया है। लेकिन ये जो आकलन और मूल्यांकन है, इस प्रमोट और सर्टिफाई से आगे है, और सामान्य रूप से ये माना जाता है कि इसमें क्या क्या आता है। ये प्रोग्नोस्टिक है। प्रोग्नोस्टिक शब्द जो है ये डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी पेशेंट की बीमारी के बारे में पता लगाकर उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं उपचार के दौरान, वो किस तरीके से ठीक होगा। तो वहाँ से ये प्रोग्नोस्टिक शब्द लिया गया है, संभावित परिणाम लिखे गए हैं कि उसके आधार पर हम संभावित परिणाम जानने का प्रयास करते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, टेस्ट, एग्ज़ाम, आकलन और मूल्यांकन से हम फीडबैक देते हैं, और फीडबैक दोनों तरफ से होता है, बच्चे को भी मिलता है, टीचर को भी मिलता है, पेरेंट्स को भी फीडबैक मिलता है, और बहुत ज़रूरी है। और
प्रमोशन, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन। हम सभी जानते हैं 10, 12th, 8th क्लास, 6th क्लास में जो सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस क्लास को पास कर चुके हैं। ग्रेडिंग एंड डायग्नोस्टिक या निदानात्मक समस्या का समाधान मिलता है, करने का प्रयास करते हैं। तो ये है, हमने जानने का प्रयास किया असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। साथ में ये जानने का प्रयास किया कि इसके उद्देश्य क्या हैं। साथियों, यहाँ एक अच्छे असेसमेंट प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए? तो गुड असेसमेंट प्रैक्टिस शुड कैसी होनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन कैसा भी बने, चाहे आपने पॉइंट्स पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि असेसमेंट क्यों किया जा रहा है या मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है। और असेसमेंट और मूल्यांकन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज कर रहे हैं जब, तो हमारा यहाँ मकसद क्या है कि हमारे जो पहले से पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनमें हमने कितनी सफलता प्राप्त की है, और सफलता प्राप्त करने में जो प्रोसेस है उसमें निरंतर हम सुधार करते रहें ताकि और बेहतर करते रहें। तो ये देखिए क्या करता है, अच्छे प्रदर्शन के लक्ष्य, मानदंड और मानक को स्पष्ट करने में मदद करता है। एक तरीके से एक अच्छा असेसमेंट कैसा होना चाहिए, जो हमें हेल्प क्लैरिफाई दैट गुड परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन, बेहतर हो। उस लक्ष्य में, उसमें क्या क्या शामिल है, देखिए लक्ष्य, मानदंड और मानक को स्पष्ट करें। ऐसा होना चाहिए जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम है, ये एक उद्देश्य है कि हमें बेहतर शिक्षक मिले, तो एक मानक है, क्राइटेरिया है, मानदंड, यानी कि मानदंड और मानक इसमें दोनों एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है कि भाई आपको प्राइवेट जॉब, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और गवर्नमेंट स्कूल में बनाना है, तो आपको ये टेस्ट पास करना होगा। तो ये एक उद्देश्य है, एक तरीके से असेसमेंट है ये टीचिंग का। हमें क्या करना है कि इनकरेज करना है टाइम एंड एफर्ट में, क्योंकि जो लर्निंग का टास्क है चैलेंजिंग है, तो लिमिटेड टाइम में हमें एफर्ट करना है, उसके लिए बढ़ावा देना है कि एफर्ट करे बच्चा और टीचर दोनों ही। डिलीवर हाई क्वालिटी फीडबैक, यहाँ पर हाई क्वालिटी फीडबैक की बात की जा रही है लर्नर को, सीखने वाले को, जिससे कि वो स्वयं ठीक करने में मदद करे, सेल्फ करेक्ट कर सके। हमें इस तरह का डिलीवर देना है फीडबैक कि एक बच्चे को वे भी पता चले, तरीका भी पता चले कि मुझे कैसे उसमें सुधार लाना है, स्वयं सुधार लाना है। सकारात्मक प्रोत्साहन, विश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिले, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए। मोटिवेशनल, अधिगम में स्वयं आकलन और चिंतन के विकास को बढ़ावा देना, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए। अच्छे असेसमेंट में ये कुछ बातें हैं, तो यहाँ सारी बातें अच्छी हैं, और यहाँ इसका मेन मकसद है छात्र का ओवरऑल विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट। और तो हमारा जो मूल्यांकन है ऐसा होना चाहिए जो छात्र के ओवरऑल विकास को बढ़ावा दे, डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। तो इसी के तहत CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये यही काम करता है कि छात्र के ओवरऑल विकास को बढ़ावा देता है। इसमें क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं निरंतर उनको शामिल किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस तरह से असेसमेंट या मूल्यांकन, जो असेसमेंट खास करके किस तरीके से इंटीग्रल पार्ट है उसका, कैसे एक उसका हिस्सा है। तो यहाँ देखेंगे हम टीचर्स क्या करते हैं।
और स्कूलों में टीचर्स के पास एक टीचर्स डायरी होती है, और टीचर्स डायरी में वो सारी चीज़ें होती हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि उद्देश्य लिखे होते हैं। अब टीचर को खुद से अपने जो जिस क्लास का करिकुलम हमें पता है, पाठ्यक्रम, उसको हम उसमें मुख्य मुख्य टॉपिक लिखते हैं, उनके लिए हमने क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं, किस तरह से बच्चे के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है। फिर बाद में जब फॉर्मेटिव यानी कि असेसमेंट क्लास के अंदर का जो होता है, चल रहा होता है असेसमेंट और फीडबैक, उसके बाद बच्चों ने क्या सीखा, और बीच बीच में यूनिट पूरी होने पर या टर्म पूरी होने पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसे हम समेटिव कहते हैं। तो ये चीज़ें हम डायरी में लिखते हैं, और डायरी में लिखने का मकसद भी यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट है वो क्या रोल निभाता है। तो देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स, जो हमें यूनिट पढ़ानी है या जो हम टेक्स्ट बुक से कराना चाहते हैं, तो और उस चैप्टर्स के क्या आउटकम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, बच्चे जब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन लेंगे तो किन उद्देश्यों को पूरा करेंगे, वहाँ हमें ये देखना होता है। तो उसके लिए क्या है, प्लानिंग, जैसा कहा मैंने, हम टीचिंग स्ट्रेटजीज और किस तरह के हम एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, या फिर हम एक तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, टीएलएम का, उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीएलएम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। जैसे चार्ट है या कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई और ऐसा हमने टूल इस्तेमाल किया, जैसे सोशल साइंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैप, ग्लोब और चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स का, एटलस का यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं ठोस तरीके से। तो प्लानिंग है। फिर कक्षा, क्लास के अंदर जब हम फैसिलिटेटिंग करते हैं, तो हमारा काम है एज ए फैसिलिटेटर है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है, ना सिर्फ टीचर के साथ, अपने साथ बैठे हुए सहपाठियों के साथ भी, पीयर्स के साथ भी, और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। फिर यहाँ बात आती है आकलन की, असेसमेंट। क्लास के दौरान भी चल रहा होता है और यूनिट पूरी होने के बाद भी। जब हम क्लास में एंटर करते हैं और हमें किसी नए विषय को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो हम वहाँ शुरू कर देते हैं, प्रश्न करना शुरू करते हैं, बच्चों के सामने रखना, बच्चों के जवाब सुनना प्रारंभ करते हैं। तो वहीं से असेसमेंट प्रारंभ हो गया। तो असेसमेंट करने के बाद जो हमने यूनिट वहाँ करा दी है, तो हम देखते हैं कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज कहाँ है। अगर कहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं, वीकनेस है, तो उसे दूर करने का कार्य करते हैं, यानी कि प्लानिंग अल्टरनेटिव देखते हैं कि और कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। जैसे कि कुछ बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर और इजी वे में समझाकर, सोशल साइंस में प्रॉब्लम आती है तो उनको जो कठिन वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनको साधारण शब्दों में उनसे जोड़कर, उनके आसपास के एग्जाम्पल लेकर उनको क्लियर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। और यहाँ जैसे एसेसिंग है, उसके बाद रिव्यूइंग करते हैं उस लर्निंग प्रोसेस को, और फिर हम लर्निंग आउटकम की तरफ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक चार्ट है, इस तरीके से हम एसेसिंग का रोल है, आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो एक टीचर की भूमिका भी यही होती है। इस तरीके से वो पूरी क्लास को मैनेज भी करता है, फैसिलिटेट करता है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ चाइल्ड जो है वो सेंटर में है, बच्चा केंद्र में है, बच्चा स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। और हम जब क्लास में एंटर करते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों का स्तर क्या है, ताकि हम उन बच्चों के स्तर के हिसाब से अपने कंटेंट को आगे लेकर चल सकें, फैसिलिटेट कर सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। तो ध्यान देंगे इस पूरे प्रोसेस को।
साथ ही ज़रा एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं हम कि फॉर्म ऑफ असेसमेंट कौन कौन से रूप हो सकते हैं आकलन के। तो यह निर्भर करता है हमारा उद्देश्य क्या है। तो उस आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं ये कुछ फॉर्म्स हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव, समेटिव हमने देखा सिलेबस में है, और साथ में डायग्नोस्टिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब हम बीच में टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ बच्चों को लर्निंग में कठिनाई आ रही है, और जब वो कठिनाई फेस कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव वे, वैकल्पिक तरीका अपनाते हैं, दूसरा तरीका। और दूसरे तरीके से अपनाने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या अभी भी बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रहा है रीडिंग करने में, राइटिंग में, या फिर मैथमेटिक्स में, या सोशल साइंस में, या साइंस में। तो अगर जब भी वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है अल्टरनेटिव वे अपनाने के बाद भी, तो हम और गहराई से डायग्नोस करते हैं, यानी कि और प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करते हैं बच्चे के बारे में, और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। फिर उसे और गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स के साथ भी गाइडेंस एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हैं, और ताकि उस बच्चे की हमें प्रॉब्लम पता चल सके और हम उसे सोल्व करने का प्रयास कर सकें। फिर इसे हम क्लासीफाइड करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल स्कूल में, और एक्सटर्नल जब बच्चा बाहर जाता है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। और ये नॉर्म एंड क्राइटेरियन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक पे होगा।